પ્રધાનમંત્રીનો ચહેરો, ડબલ એન્જિનની સરકાર, મામાની અવિરત મહેનત, 160 થી વધુ સભા, લાડલી બહેન યોજના, મેનિફેસ્ટોમાં જનતાના મનની વાત। આ 5 થિયરીનું પરિણામ જ મધ્યપ્રદેશની ચૂંટણીમાં આ વખતે જોવા મળ્યું। મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી शिवराज सिंह चौहान આપણી સાથે છે, સીધા તેમની સાથે જ વાત કરીશું। शिवराज सिंह जी, बताइए जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास जनता के मन में है। देश के मन में भी मोदी जी है, प्रदेश के मन में भी मोदी जी है। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया वो अद्भुत और अभूतपूर्व था और जनता का भरपूर प्रेम और आशीर्वाद इसलिए हमको मिला। जे आशा अपेक्षाओं हती विपक्षना नेताओने ते बधी चकनाचूर थई। आखिरे जनताए विकासनी नीतिने सर्वोपरि राखी। राजस्थाननी जेम ज मध्यप्रदेशमां पण 3 डिसेम्बरनी तारीख भाजपनी तरफेणमां रही। विधानसभानी कुल 230 બેઠકો पैकी भाजपने सौथी વધુ 163 બેઠકો, જ્યારે કોંગ્રેસને 66 બેઠકો તો અન્ય પક્ષને 1 બેઠક મળતા ભાજપ ફરી એક વખત સત્તા પર આવી છે। ત્યારે અમારી ટીમ વર્ષ 2024 નો મિજાજ જાણવા સીધી જ પહોંચી મધ્યપ્રદેશ। 5 રાજ્યોના ચૂંટણી પરિણામો બાદ એટલે કે સેમીફાઇનલ બાદ હવે સૌની નજર ફાઇનલ એટલે કે લોકસભા 2024 ઇલેક્શનને લઈને છે। લોકસભાની અંદર કયા પ્રકારનો છે જનતાનો અને ખાસ કરી નેતાઓનો મૂડ તે જાણવા માટે અમે પહોંચ્યા છીએ મધ્યપ્રદેશના ભોપાલથી ભાજપના કાર્યકર્તાઓ આપણી સાથે જોડાશે અને તેમની સાથે જાણીશું કે જે પ્રકારની જબરદસ્ત જીત મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભાની અંદર થઈ એટલે કે સેમીફાઇનલ મેચ જે છે તે મધ્યપ્રદેશ જીતી ચૂક્યું છે, પરંતુ હવે ફાઇનલ એટલે કે લોકસભાની અંદર વાતાવરણ મધ્યપ્રદેશની અંદર કયા પ્રકારનું છે। આપણી સાથે પાર્ટીના નેતાઓ પાર્ટીના કાર્યકर्ताओं છે, सीधा તેમની સાથે જ વાત કરીશું। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका गुजरात फर्स्ट में। देखिए, मध्य प्रदेश तो आपने जीत लिया, पर अब सबकी नजर सेमीफाइनल से हटकर अब फाइनल मैच पर है। 2024 लोकसभा इलेक्शन, क्या आशा अपेक्षाएं है और इसी परफॉर्मेंस के साथ बीजेपी क्या लोकसभा की जो फाइनल मैच है वो भी जीत पाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने कहा कि सेमीफाइनल फाइनल, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को में विश्वास करती है और चुनाव जो है एक लोकतंत्र का उत्सव होता है। और चूंकि लोकसभा चुनाव है जिससे भारत का भविष्य तय होता है, हमारे भारत की नीति तय होती है, तो निसंदेह हम उसको भी एक लक्ष्य मानते हैं। और जिस प्रकार से हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी सतत हर 6 महीने में भारत के अंदर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। आप देखिएगा, इतिहास उठाइएगा, 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होता, चुनाव होते हैं। तो हमने तो हमेशा जो है लोकतंत्र को सम्मान करते हुए, मानते हुए और चुनाव को अपने गुणधर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। और आप देखेंगे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, अभी जो चुनाव हुए हैं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इसमें जो अप्रतिम और आशातीत सफलता प्राप्त हुई है, ये महाविजय जो हुई है जिसको आप सेमीफाइनल कह रहे हैं, तो मैं बताता हूँ ये महाविजय में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज जी की सरकार, इनका जो डबल इंजन की जो सरकार है ये उसकी विजय है। आप देखिए महाविजय क्यों मैं कह रहा हूँ डबल इंजन। आप 2004 से 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही केंद्र में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की हमारी सरकार थी। आप देखेंगे 2004 से 14 तक के बीच में जो केंद्र से जो मध्य प्रदेश के हिस्से का जो धन मिलता था, जो राशि मिलती थी जिससे हम विकास करते थे, वो मात्र 10 सालों में 1,58,000 करोड़ रुपए मिली। और 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, भाजपा की सरकार हमारी है, उस समय उस 9 वर्षों में हमें लगभग 8,30,000 करोड़ रुपए मिले जो विकास की। तो एक बहुत बड़ा अंतर है, जो कहते हैं फर्श से अर्श का अंतर, एक मतलब इट इज ए बिग डिफरेंस। तो कहां से पैसा, मोदी जी के पास ऐसी कौन सा मैजिक स्टिक है
किस तरीके से उनके पास क्या उन्होंने कर दिया अर्थव्यवस्था में, मिडास टच क्या है उनके पास। पहले तो ये प्रश्न चिन्ह भी उठ जाता है कि उनके पास क्या ऐसा टच है कि जो हर चीज, एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू द गोल्ड, इनटू द मनी। जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो मात्र 10 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए दे पाती है मध्य प्रदेश के हिस्से के, और यही मोदी सरकार है, इसने जो है 8.5 लाख करोड़ रुपए दे दिए। तो दिस इज कॉल्ड द डबल इंजन सरकार। आप सोचिए कितना विकास हुआ। और जो कहती थी कमलनाथ की सरकार 15 महीने रही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो वो कहते थे पैसा नहीं, मैं उसमें 8.5 लाख करोड़ में हमारे मोदी जी ने उस समय भी पैसा दिया था। हमने विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे भी अलग हो जाएंगे ना, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो स्थानिक मुद्दे थे अब वो राष्ट्रीय फलक पर वो मुद्दे जो है वो आ जाएंगे। देखिए, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चुनाव लिया जाता है, चूंकि भारत का भविष्य जो है, भारतीयों का, हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का भविष्य जो तय होता है, वो भारत की जनता ये समझती है कि लोकसभा के चुनाव में हमें कैसा देश का रक्षक चुनना है, कैसा राष्ट्र सेवक चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने तो अपने आप को राष्ट्र सेवक बताया, अपने आप को बताया कि एक चौकीदार हूं मैं देश की रक्षा करने वाला। तो हर जगह उन्होंने जो बड़ा चुनाव बड़े मुद्दे हो जाते, हाँ, बड़े मुद्दे होते हैं। और आप देखिए, इन मुद्दों को अब भारत की जनता ने भी अनुभूति की है, अनुभव किया है। आप देखेंगे पिछले 9 वर्ष में जो मोदी जी ने करके दिखा दिया, क्या उनके पास रहा। कहते थे कि अरे ये तो कभी केंद्र में शासन नहीं किया, ये क्या विदेश नीति जानते हैं, विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी का एफ नहीं आता होगा इनको। आज भारत का वंदन हो रहा है, स्तुति हो रहा है। और जो कहा गया ना कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, इस कोने से उस कोने तक कर दूं जगती सौरभमय। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस कोने से इस विश्व, हमारी जो धरती है जगती है, जो हमारा जो पूरी पृथ्वी है, आज जब योग को राष्ट्रीय विश्व योग दिवस में कन्वर्ट मनाया गया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, समर्थन नहीं किया विश्व योग दिवस में। 170 से ज्यादा देशों ने हमारे योग के लिए सेकंड प्रपोजर बने थे, प्रस्तावक बने थे वो। और मैं कहूंगा कि हमने जो विचार है, हमारा जो भारतीय विचार है, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और उसको वसुधैव कुटुंबकम को हमने विश्व में पहुंचाया है। कर दूं जगती सौरभमय, सुगंधित कर दिया भारतीय संस्कृति के भाव से पूरे विश्व को। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुगंधित किया है, ये भारत की जनता भी जानती है। इस हिसाब से भारत में फिर वोट करेगी। और मैं विश्वास करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार 400 पार की बात हो रही। अच्छा, दूसरी तरफ महागठबंधन की बात हो रही है कि सभी जो विपक्षी दल है वो इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर मोदी, अमित शाह के सामने और भाजपा के सामने लड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको कि ये जो इकट्ठा होने वाली बात है कितनी सफल होगी? देखिए, आपने पहले शुरुआत में ही कहा था कि सेमीफाइनल है, इसके बाद फाइनल है। जो टीमें सेमीफाइनल में हार जाती हैं वो फाइनल खेल ही नहीं सकती। और जैसा कि अभी रिजल्ट आए हैं, इस रिजल्ट से कांग्रेसियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। उनका जो ठगबंधन बना हुआ है वो किसी काम का नहीं है। और हम उनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। उनके पास कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस अब डूब चुकी है और वो अपना अस्तित्व खो चुकी है। और सारी चीज़ें अब कांग्रेस के बारे में कोई देश में बात तक नहीं करना चाहता, इतनी कांग्रेस की बुरी स्थिति है। इसलिए कांग्रेस वालों के विषय में बात करना हम सही नहीं समझते। हम अपने काम कार्यों के साथ जनता के बीच जाएंगे। और मोदी जी विश्व के, भारत के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए जी हमें कोई बिल्कुल भी इस बात का हमें पूर्ण भरोसा है, हमारी प्यारी जनता पर भरोसा है। और प्यारी हमारी जनता जिस प्रकार से इन चुनाव में हमें समर्थन दिया है, इसी प्रकार से 2024 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। अच्छा, कांग्रेस नहीं, पर जो गठबंधन की बात हो रही है कि सभी दल इकट्ठा हो है, क्योंकि इन क्षेत्रीय दलों में अपने क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। अगर वो इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको लगता है कि चुनौती बन सकती है भाजपा के सामने लोकसभा इलेक्शन? मुझे एक चीज बताइए कि ये लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? सिर्फ एक आदमी के लिए? अगर इनको जनता का इनका समर्थन होता, जनता इनको सपोर्ट करती, इनको अकेले चुनाव लड़के भी जीत सकते थे। ये सिर्फ इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये क्या होता है, जब किसी एक को हराना हो, है ना, और वो भारी हो, जनता का विश्वास मोदी जी को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 9 साल की जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, उसमें मोदी जी ने जो देश में विकास किया है, बड़े बड़े जो बाईपास बने, रोड बनी, सड़कें बनी, मध्य प्रदेश में विकास हुआ। आज मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन चल रही है। आज मध्य प्रदेश का विकास 2003 के बाद का और आज का विकास आप मध्य प्रदेश का अगर देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा कि मध्य प्रदेश क्या है। उसके बाद बात करें इनके अगर ठगबंधन की, तो आप देख रहे हैं अभी सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कांग्रेस से अपना रास्ता तोड़ लिया, बोले मुझे कोई गठबंधन नहीं करना है। आप देखिएगा चुनाव आते आते धीरे धीरे ये सब अलग हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि जितना ये इनका सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री तो ये डिसाइड कर लें
कि बनाएंगे किसको। ये बताइए कि जो लोकसभा इलेक्शन आएगा तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सभी जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस उठा रही है कि महंगाई का दर काफी बढ़ चुका है, बेरोजगारी जो देश में वो भी काफी बड़ी है, वायदे होते हैं पर वायदे पूरे नहीं होते, इस तरह का तर्क कांग्रेस का है और सब गठबंधन के साथ जो पार्टियां इकट्ठा हो रही है उनका है। ये बेसिक जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उससे कैसे बीजेपी निजात पाएंगी लोकसभा इलेक्शन? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 वर्ष से देश में ऐतिहासिक प्रगति हुई है, ऐतिहासिक विकास हुआ है। महंगाई तो देश में घटती और बढ़ती रहती है, किंतु देश में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा, हमारे देश की संस्कृति की सुरक्षा, हमारे देश का मान और सम्मान, आज विश्व गुरु कहलाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कहीं विदेश जाते हैं, जब जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पर भारत की संस्कृति की झलक दिखती है। वहाँ पर जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पर तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है, वहाँ पर धोती पहनकर स्वागत किया जाता है, वहाँ पर ढोल बजाकर स्वागत किया जाता है। तो ये भारत की संस्कृति की अमिट छाप। कांग्रेस कह रही है कि भाई मनमोहन जाते थे तब भी ये होता था पर वो दिखाते नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज कई देशों में जब जाते हैं तो ऐतिहासिक स्वागत किया जाता है, मान सम्मान होता है और आज हमारा भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। देश की सीमा की सुरक्षा की बात है। धारा 370 आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमेशा हमारे सीमा में घुसते थे, हमारे लोगों की माता बहनों की जंगाओं पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखकर चले जाते थे, गरम सलाखों से उनको दागते थे। किंतु आज धारा 370 हटा करके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने ऐतिहासिक काम किया है और इसके पश्चात हमारी सीमाओं की सुरक्षा, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, आज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ पूरी तरह से तैयार है। और हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करने में अगर कोई सक्षम प्रधानमंत्री रहे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। और भारत का मान सम्मान, भारत के हर नागरिक का, चाहे हिंदुस्तान में पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे गरीबी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हर मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नौकरियां दी है, लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया है। और हमारे हर घर में नल देने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने, पहली बार अगर ऐसा हुआ है, सुलभ शौचालय हमारे देश के गांव-गांव तक आज शौचालय बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। देश सबसे युवा देश अभी माना जा रहा है और कहा जा रहा है, तो युवाओं का मूड किसके साथ, भाजपा के साथ या फिर कांग्रेस या फिर वो लोग इकट्ठा होते हो तो उसके साथ? आप क्या मान रहे हैं कि युवान किसको साथ दें? देखिए, मेरा मानना, सिर्फ मैं 2 बातें कहना चाहूँगा सिर्फ मोदी जी के लिए, कि मोदी जी के आने के बाद मतलब एक युवाओं में आत्मविश्वास आया है। पहले युवा सोच नहीं सकता था कि एक आम आदमी भी इतना बड़ा काम कर सकता है, और मोदी जी के आने के बाद मतलब आत्मविश्वास आया युवाओं में कि जब अगर मोदी जी कर सकते हैं और इतने बड़े बड़े काम, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जब इतना बड़ा काम कर सकता है तो एक आम आदमी और एक नॉर्मल युवा भी सोच सकता है कि मतलब हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे लिए युवाओं के हिसाब से मतलब एक आत्मविश्वास आया है युवाओं में। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा और मोदी जी के लिए कि मोदी जी एक अमूल्य हीरा है, मतलब जब तक हैं देश में, तो हम चाहते हैं कि सब लोग इन्हीं का साथ दें, क्योंकि इसके बाद अब पता नहीं कौन मतलब मिलेगा नेता इनके जैसा और कौन नहीं मिलेगा। आ મૂળ છે, આ પ્રકારની વિચારણા છે મધ્યપ્રદેશના ભાજપ એકમની, ત્યાંના કાર્યકર્તાઓની, કે જે પ્રકારે સેમિફાઇનલની અંદર જે પરિણામો આવ્યા છે તેથી પણ સારા પરિણામો ફાઇનલ મેચની અંદર એટલે કે લોકસભા ઇલેક્શનની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી પક્ષની અંદર આ પરિણામો આવશે। કેમેરામેન દીક્ષિત દરજી સાથે નિકુંજ જાની, ગુજરાત ફર્સ્ટ, મધ્યપ્રદેશ।